गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं कुछ इसके बहुचयनात्मक प्रश्न जानेंगे। तो चलिए, प्रश्न 1, हमारे शरीर में निस्यंदन द्वारा मूत्र का निर्माण करने वाला अंग है। अ हृदय, ब फेफड़े, स वक्र, द आहार नाल। तो सही उत्तर वक्र स। प्रश्न 2, निम्न में से दीर्घकालिक रोग हैं। अ खांसी, ब बुखार, स जुकाम, द फिलपाव। सही उत्तर द फिलपाव। प्रश्न 3, प्रोटोजोआ जनित रोग समूह हैं। अ मलेरिया, कालाजार, ब एंथ्रेक्स व मलेरिया, स टाइफाइड एंथ्रेक्स, द एंथ्रेक्स कालाजार। सही उत्तर एंथ्रेक्स कालाजार। प्रश्न 4, एड्स रोग के संचरण का कारण है। अ रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देने से, ब संक्रमित सुई द्वारा इंजेक्शन लगाने से, स यौन संपर्क से, द उपयुक्त सभी से। सही उत्तर अ रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देने से। प्रश्न 5, एड्स का कारण है। अ HIV वायरस, ब प्रोटोजोआ, स जीवाणु या द विषाणु। सही उत्तर अ HIV वायरस। प्रश्न 6, बैक्टीरिया जनित रोग युग्म है। अ डेंगू तथा एड्स, ब हैजा तथा क्षय रोग, स एंथ्रेक्स तथा एड्स, द डेंगू तथा क्षय। सही उत्तर हैजा तथा क्षय रोग। प्रश्न 7, वायरस जनित रोग समूह हैं। अ इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार, ब टाइफाइड तथा हैजा, स हैजा तथा क्षय, द क्षय तथा एंथ्रेक्स। सही उत्तर इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार। प्रश्न 8, शिशु अवस्था में टीका लगाने के साथ साथ 1 माह के अंतराल में 3 बार दवा जिस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है वह दवाई कौन सी है। अ डिप्थीरिया, ब कुकर खांसी, स चेचक, द पोलियो। उत्तर द पोलियो। प्रश्न 9, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं। अ प्रोटोजोआ, ब जीवाणु, स वायरस, द उपयुक्त सभी। उत्तर अ प्रोटोजोआ। प्रश्न 10, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाला कारक है। अ मलेरिया, ब HIV वायरस, स कैंसर, द क्षय। सही उत्तर ब HIV वायरस। प्रश्न 11, सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी आना लक्षण शरीर के किस अंग के प्रभावित होने को बताते हैं। अ मस्तिष्क को, ब फेफड़ों को, स वक्र को, द हृदय को। सही उत्तर स वक्र को। प्रश्न 12, फेफड़ों के संक्रमित होने पर लक्षण प्रकट होते हैं। अ चक्कर आते हैं, ब उल्टी आती है, स खांसी आती है, द उपयुक्त सभी। सही उत्तर ब उल्टी आती है। प्रश्न 13, स्वयं की जैव रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्म जीव में होती है वह है। अ वायरस, ब बैक्टीरिया, स हीव, द उपयुक्त सभी। उत्तर ब बैक्टीरिया। प्रश्न 14, वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है वह है। अ कुष्ठ रोग, ब चेचक, स मलेरिया, द जुकाम। उत्तर ब चेचक। प्रश्न 15, लेशमानिया प्रोटोजोआ किस व्याधि का कारक है या रोग का कारक है। अ कालाजार, ब मुहासे,
स निंद्रा, द मलेरिया। उत्तर अ कालाजार। प्रश्न 16, HIV वायरस शरीर में कहाँ फैलता है? अ मस्तिष्क में, ब लाल रुधिर कोशिकाओं में, स लसिका ग्रंथियों में, द आहार नाल में। उत्तर स लसिका ग्रंथियों में। प्रश्न 17, वर्ण शोथ किस अंग से संबंधित रोग हैं? अ मस्तिष्क, ब वक्र, स आमाशय, द यकृत। उत्तर अ मस्तिष्क। प्रश्न 19, पेप्टिक वर्ण का रोग कारक है? अ वायरस, ब बैक्टीरिया, स प्रोटोजोआ, द कृमि। सही उत्तर ब बैक्टीरिया। प्रश्न 19, निंद्रालु रोग या व्याधि का कारक है? अ लेशमानिया, ब एस्केरिस, स ट्रिप्रोसोमा, द प्लाज्मोडियम। सही उत्तर स ट्रिप्रोसोमा। प्रश्न 20, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के किस भाग को प्रभावित करती हैं? अ कोशिका झिल्ली को, ब कशाभिका, स अवपंक स्तर, द कोशिका भित्ति। सही उत्तर द कोशिका भित्ति। प्रश्न 21, लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग है? अ मलेरिया, ब कालाबाजार, स सिफिलिस, द फिलिपाव। सही उत्तर सिफिलिस। प्रश्न 22, रोगी माता से शिशु में स्थानांतरित होने वाला रोग है? अ फिलिपाव, ब एड्स, स मलेरिया, द उपयुक्त सभी। उत्तर ब एड्स। उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर किसका उपयोग लाभदायक होता है? उत्तर एंटीबायोटिक का। प्रश्न 2, कुत्ते के काटने पर कौन सा टीका लगवाना चाहिए? उत्तर रेबीज। प्रश्न 3, पेटिक वर्ण के कारक बैक्टीरिया का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। उत्तर रॉबिन वॉरेन तथा बेरी मार्शल। प्रश्न 4, हमारे शरीर की क्रियाओं में बदलाव क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर रोग के लक्षण। प्रश्न 5, तीव्र या प्रचंड रोग किन्हें कहते हैं? उत्तर जिन लोगों की अवधि कम होती है उन्हें तीव्र या प्रचंड रोग कहा जाता है। प्रश्न 6, दीर्घकालिक रोग से क्या अभिप्राय है? उत्तर लंबी अवधि या जीवन पर्यंत रहने वाले रोग दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। प्रश्न 7, प्रोटोजोआ से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर मलेरिया, कालाजार। प्रश्न 8, मुहासे रोग का मुख्य कारक कौन है? नाम लिखिए। उत्तर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। प्रश्न 9, ट्रिप्रोसोमा किस रोग का कारक है? उत्तर प्रोटोजोआ ट्रिप्रोसोमा निंद्रा रोग का कारक है। प्रश्न 10, गोल कृमि बच्चों के शरीर के किस अंग में पाई जाती है? उत्तर छोटी आंत में। प्रश्न 11, संक्रमण रोग किसे कहते हैं? उत्तर वे रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। प्रश्न 12, कैंसर रोग का क्या कारण है? उत्तर कैंसर रोग आनुवंशिक असामान्यता के कारण होता है। प्रश्न 13, पेप्टिक वर्ण का क्या कारण है? उत्तर पेप्टिक वर्ण हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रश्न 14, पेप्टिक वर्ण रोग के क्या लक्षण हैं? उत्तर इससे आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द, रक्तस्राव होता है। प्रश्न 15, शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए 2005 में नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया था? उत्तर रॉबिन वॉरेन तथा बेरी मार्शल को। प्रश्न 16, रोग उत्पन्न करने वाले मुख्य जीव कौन कौन से हैं? उत्तर रोग उत्पन्न करने वाले जीव कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ प्रोटोजोआ हैं। प्रश्न 17, वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एआईडीएस। प्रश्न 18, बैक्टीरिया से फैलने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स। प्रश्न 19, सामान्य त्वचा रोग किसे कहते हैं या किससे फैलते हैं? उत्तर विभिन्न प्रकार की फंजाई से फैलते हैं। प्रश्न 20, फिलिपाव रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? उत्तर कृमि की स्पीशीज से। प्रश्न 21, सभी वायरस कहाँ रहते हैं? उत्तर मेजबान की कोशिकाओं में। प्रश्न 22, रोग फैलाने वाले किन 3 कारकों का गुणन बहुत तेजी से होता है? उत्तर वायरस, बैक्टीरिया तथा
फंजाई का। प्रश्न 23, रोग उपचार में एंटीबायोटिक कैसे कार्य करते हैं? उत्तर, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। प्रश्न 24, सामान्य खांसी जुकाम में एंटीबायोटिक अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा पाते हैं? उत्तर, खांसी जुकाम वायरस जनित रोग हैं और एंटीबायोटिक वायरस को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 25, एआईडीज का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्न 26, पीलिया रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? उत्तर, पीलिया रोग में रोगी को भूख नहीं लगती, वह उल्टी आती है। प्रश्न 27, संक्रमित कुत्ते या बंदर के काटने पर किस रोग के होने की संभावना रहती है? उत्तर, रेबीज रोग के। प्रश्न 28, वायु द्वारा फैलने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, सर्दी जुकाम, 2 निमोनिया, 3 क्षय, 4 खसरा। प्रश्न 29, रोग निवारण हेतु उपलब्ध किन्हीं 4 टीकों के नाम लिखिए। उत्तर, टिटेनस, 2 डिप्थीरिया, 3 चेचक, 4 पोलियो। प्रश्न 30, पीलिया रोग का कारक क्या है? उत्तर, हिपेटाइटिस के वायरस ही पीलिया रोग उत्पन्न करते हैं। अब जानेंगे लघुतात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, स्वास्थ्य से क्या आशय है, समझाइए। उत्तर, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। अतः स्वास्थ्य केवल शारीरिक योग या विकलांगता की अनुपस्थिति नहीं है, वरन किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की सामान्य स्थिति है। स्वस्थ जीवन हेतु अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। यह रोग के साथ साथ मानसिक तनाव व चिंता से मुक्ति की भी दशा है। प्रश्न 2, स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं अपितु सामुदायिक समस्याओं से प्रभावित होता है, कैसे? उत्तर, स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समयावती अवस्था है। कोई भी व्यक्ति उसे अकेले पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। उसका स्वास्थ्य उसके परिवेश या भौतिक एक सामाजिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण, हम अपनी व्यक्तिगत तथा अपने घरों की सफाई इसलिए करते हैं ताकि हम रोग के कारकों से बचें, परंतु अगर हमारा आसपास पड़ोस स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आसपास पड़ोस स्वच्छ न होने से अशुद्ध वायु, मक्खी, मच्छर आदि कीटों के आने जाने के कारण संक्रमणी सूक्ष्मजीव हमें संक्रमित कर देंगे। हम स्वस्थ हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। अतः स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है। प्रश्न 3, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कोई 2 व्यक्तिगत समस्याएं लिखिए। उत्तर, 1, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली व्यक्तिगत समस्या में व्यक्ति की अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य करने की क्षमता है। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं ले पाएगा जो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तथा इस अवस्था में वह कार्य करने की क्षमता भी नहीं रख सकेगा। 2, दूसरी व्यक्तिगत समस्या स्वयं का व्यवहार। यदि वह प्रसन्न नहीं है तथा उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो एक दूसरे से डर कर काम करेंगे। अतः व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है, जिससे वह प्रसन्नचित्त तथा तनाव मुक्त होकर समाज में रह सके। प्रश्न 4, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है? उत्तर, सामान्यतः हम रोग होना तभी सोचते हैं जब किसी प्रकार की कोई असुविधा या शारीरिक परेशानी होती है, लेकिन अगर हमें कोई रोग नहीं है इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वस्थ हैं। अगर किसी रोग के लक्षण नहीं है फिर भी यह आवश्यक नहीं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। जैसे हम स्वस्थ हैं किंतु अध्ययन में हमारी रुचि नहीं है तो हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। अतः अच्छा स्वास्थ्य उसे कहते हैं जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी सभी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। अतः स्वास्थ्य समाज तथा समुदाय से जुड़ा है, जबकि रोग व्यक्तिगत। प्रश्न 5, रोग के लक्षण से क्या आशय है, समझाइए। उत्तर, हमारा शरीर अनेक ऊतकों, अंगों एवं अंग तंत्रों से बना होता है। ये सभी एक समन्वय में कार्य करते हैं। जब किसी अंग या अंग तंत्र में कोई क्रियात्मक या संरचनात्मक परिवर्तन होता है तब यह परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें शरीर में खराबी का संकेत देते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस आना, ये सभी रोग के लक्षण हैं। प्रश्न 6, रोग के लक्षण से हमें क्या संकेत मिलता है? उत्तर, रोग के लक्षण से किसी न किसी को पता लगता है, किंतु इनसे यह पता नहीं लगता है कि कौन सा रोग है। उदाहरण, सिर दर्द परीक्षा के लिए तैयारी करने से हो सकता है यह मलेरिया
से हो सकता है या फिर वर्ण शोथ से भी हो सकता है। प्रश्न 7, रोग के चिन्ह से रोग की सुनिश्चितता कैसे करते हैं? उत्तर, रोग के चिन्ह का निर्धारण चिकित्सक लक्षणों के आधार पर करता है। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकते हैं। प्रश्न 8, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग से क्या आशय है, समझाइए। उत्तर, तीव्र रोग वे रोग जो कम अवधि के लिए होते हैं, तीव्र या प्रचंड रोग कहलाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम। दीर्घकालिक रोग वे रोग जो बहुत लंबी अवधि तथा जीवन पर्यंत रहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं, जैसे फीलपाव, फेफड़ों का क्षय रोग, कैंसर आदि। प्रश्न, संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या हैं? उत्तर, संक्रमण के आधार पर रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग, दो असंक्रामक रोग। एक संक्रामक कारकों द्वारा फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक कारकों में अधिकांश सूक्ष्मजीव होते हैं, अतः वे रोग जिनके तत्कालीनिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। इन्हें संक्रामक इसलिए कहते हैं क्योंकि सूक्ष्मजीव समुदाय में फैल सकते हैं तथा इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ ही फैल जाते हैं। दो असंक्रामक रोग, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं। ये संक्रामक कारकों द्वारा नहीं फैलते हैं, इसलिए असंक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप आदि। प्रश्न 10, संक्रामक कारकों के आधार पर संक्रामक रोगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? संक्रामक रोगों के आधार पर रोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। एक, जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, जैसे क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, दस्त, टिटेनस, डिप्थीरिया आदि। दो, विषाणुओं या वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज, जुकाम, खसरा, एड्स आदि। तीन, प्रोटोजोआ द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, जैसे डायरिया, गैस्ट्रोइटाइटिस, मलेरिया आदि। चार, कवक या फंजाई द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, जैसे दांत, त्वचा रोग आदि। प्रश्न 11, संक्रामक कारकों के वर्गों के अध्ययन से हमें क्या लाभ है? उत्तर, संक्रामक कारकों के वर्गों के अध्ययन से हमें रोग उपचार करने में सहायता मिलती है। इन वर्गों के आधार पर उपचार विधि का निर्माण करते हैं, जैसे सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं, अतः अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती है, लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होगी। अतः एक ही औषधि जो एक वर्ग में किसी जैविक प्रक्रिया को रोकता है, सभी सदस्यों के लिए प्रभावकारी हो सकती है, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। प्रश्न 12, एंटीबायोटिक क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं? उत्तर, एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न किए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और या उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है, परिणाम स्वरूप जीवाणु कोशिका भित्ति नहीं बना पाते और वे सरलता से मर जाते हैं। प्रश्न 13, वायरस एवं एंटीबायोटिक का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता वायरस पर? उत्तर, वायरस की जैव प्रक्रिया बैक्टीरिया से भिन्न होती है। वे मेजबानों की कोशिकाओं में रहते हैं, इनमें कोई जैव रासायनिक मार्ग नहीं होता है। यही कारण है कि कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय विधि कम नहीं होती। प्रश्न 14, संचारी रोग से क्या आशय है? वायु द्वारा रोग का संचरण कैसे होता है? उत्तर, बहुत से सूक्ष्मजीव कारक रोगी से स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचरित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग कहते हैं। वायु द्वारा रोग संचरण, जब रोगी छींकता है या खांसता है तो उस समय छोटे छोटे बुद्धू बाहर निकलते हैं। जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति को श्वास द्वारा ये बंदूक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इससे स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। वायु द्वारा खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय के रोग के रोगाणुओं का संचरण होता है। प्रश्न 15, जल द्वारा रोगों का प्रसार किस प्रकार होता है, समझाइए। उत्तर, जल द्वारा रोगों का प्रसार, जो संक्रमण रोग तथा हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में जल को पीता है तो रोगाणुओं को एक नया पोषी मिल जाता है, जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं। प्रश्न 16, लैंगिक संचारी रोग कैसे फैलता है? उत्तर, लैंगिक संचारी रोग लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। लैंगिक रोग जैसे सिफिलिस, गोनोरिया
और एड्स रोगी के साथ लैंगिक संपर्क करने पर ही दूसरे पोषी में संचारित होते हैं, इसलिए इन्हें लैंगिक संचरणीय रोग कहते हैं। प्रश्न 17, वाहक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बीमारी फैलने वाले सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जीवों को वाहक वेक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू मक्खी, हैजे, पेचिश आदि के कीटाणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया को फैलते हैं। एडिस मच्छर डेंगू को फैलता है। प्रश्न 18, पेप्टिक वर्ण से क्या आशय है? इसके बारे में क्या नई खोज हुई? उत्तर, पेप्टिक वर्ण पेट की एक बीमारी है जिससे आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधी दर्द होता है तथा रक्त स्राव होता है। पहले यह माना जाता था कि यह रहन सहन के गलत ढंग के कारण होता है। लोग सोचते हैं कि परेशानी और चिंता से आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिस कारण पेप्टिक वर्ण हो जाता है। परंतु ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रोबिन वॉरेन तथा बेरी मार्शल ने पता लगाया कि यह रोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो आमाशय के निचले भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस रोग का उपचार सरलता से प्रतिजैविक के उपयोग से किया जा सकता है। प्रश्न 19, रोगाणुओं के प्रवेश के आधार पर हमारे शरीर के ऊतक एवं अंग किस प्रकार प्रभावित होते हैं? उत्तर, रोगाणु विभिन्न माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी ऊतक या अंग के संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण, यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तब संक्रमण फेफड़ों से होता है, जैसे कि क्षय रोग में। 2, यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो संक्रमण आहार नाल से होता है, जैसे कि खसरा का रोगाणु आहार नाल में और हेपेटाइटिस का रोगाणु यकृत में संक्रमण करता है। प्रश्न 20, शोथ के कारण शरीर पर कुछ स्थानीय प्रभाव क्या पड़ते हैं और क्यों? उत्तर, संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रामक से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाओं बना देते हैं। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फलूना तथा। प्रश्न 21, उन रोगों का उल्लेख कीजिए जिनके रोगाणुओं के प्रवेश स्थान पर संक्रमण न होकर अन्य भाग में संक्रमण होता है। उत्तर, कई रोगाणु ऐसे हैं जो संक्रमण उन अंगों में करते हैं जो उसके प्रवेश स्थान से संबंधित नहीं है, जैसे HIV का विषाणु लैंगिक अंगों से प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लज्जिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को हानि पहुंचता है। इस तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है और रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं में नष्ट करता है। इस प्रकार की जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा प्रवेश करता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। प्रश्न 22, किसी रोग की तीव्रता का क्या आधार है अथवा किसी रोग की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है? उत्तर, रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रश्न 13, संक्रामक रोगों के उपचार के उपाय लिखिए। उत्तर, संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। एक, रोग के प्रभाव को कम करके, इसमें रोग के लक्षण कम हो जाते हैं। ये लक्षण प्राय शोथ के कारण होते हैं। हम आराम कर ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी, किंतु इसमें रोग का पूरी तरह समाप्त होना संभव नहीं होता है। 2, रोग के कारण को समाप्त करना, इसमें रोगाणु को मारने के लिए दवाएं दी जाती हैं। उदाहरण, जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए कुनेन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 24, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक प्रभावित करते हैं पर मानव को नहीं, क्यों? उत्तर, एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। साधारणतः अनेक बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती हैं, जिस कारण बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकता है और वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरियाओं को प्रभावित करते हैं जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। 25, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन क्यों है? उत्तर, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल
औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। प्रश्न 26, संक्रामक रोगों के उपचार में क्या क्या कठिनाई हैं? उत्तर, संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 कठिनाई हैं। 1, यदि व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसकी शारीरिक क्रियाओं को बहुत हानि होती है और वे पूर्णतः सुचारू नहीं हो पाती। 2, उपचार में लंबा समय लगता है, अर्थात सही उपचार में भी उसे काफ़ी समय तक बिस्तर पर आराम करना पड़ता है। 3, पीड़ित व्यक्ति यदि संक्रमित है तो संक्रमण अन्य व्यक्तियों तक भी फैल सकता है, इसलिए कहा गया है कि निवारण रोग के उपचार से बेहतर प्रश्न 27, यदि एक बार किसी को चेचक हो जाए तो दोबारा उसे कभी चेचक नहीं हो सकती, क्योंकि? उत्तर, यदि कोई व्यक्ति एक बार चेचक से ग्रसित हो जाए तो उसे दोबारा यह रोग कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब चेचक के रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से इसके प्रतिक्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता है जुलता रोगाणु पुनः संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इसलिए पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। प्रश्न 28, टीके का आविष्कार कैसे हुआ? उत्तर, टीके के आविष्कार का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। उन्होंने देखा कि महामारी के समय उन ग्वालों को चेचक नहीं हुई जिन्हें गोचेचक हुई थी। गोचेचक एक मंदर रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को चेचक दिया, इससे उनमें चेचक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई। इस आधार पर जेनर को आभास हुआ कि चेचक का बैक्टीरिया गोचेचक के वायरस को समानता रखता है। लैटिन में का अर्थ है वैक्सीनिया, जिसे हम टीके के रूप में जानते हैं। प्रश्न 29, स्पष्ट कीजिए विभिन्न रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। उत्तर, रोग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस, पर्याप्त पोषण का न होना अर्थात कुपोषण, आनुवंशिक भिन्नता, साफ पानी की अनुपलब्धता, गरीबी, लोक सेवाओं की अनुपलब्धता आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी रोगों के तत्कालीन कारण तथा सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। प्रश्न 30, हिपेटाइटिस क्या है? इसके बचाव के क्या उपाय हैं? उत्तर, हिपेटाइटिस वायरस जनित रोग है जिसे पीलिया भी कहते हैं। यह रोग पानी द्वारा फैलता है। इसे बचाव के लिए हेपेटाइटिस ए के टीके लगवाने चाहिए, किंतु ये टीके 5 वर्ष से कम आयु में ही शिशुओं को लगवाने चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद बच्चा हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त कर चुका होता है, क्योंकि पानी के माध्यम से यह वायरस बालक के संपर्क में आ चुका होता है। बचाव के उपाय, उबला हुआ क्लोरीनकृत जल का प्रयोग करना चाहिए तथा रोगी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। प्रश्न 31, HIV से पीड़ित रोगी का उपचार संभव नहीं होता है, क्योंकि? उत्तर, संक्रमण के विशिष्ट उत्तर कई बार अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV/AIDS से प्रभावित मनुष्य का शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है तथा आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकता है। अतः ऐसे छोटे छोटे अन्य संक्रमण ही HIV/AIDS के रोगी की मृत्यु का कारण बनते हैं। प्रश्न 32, प्रतिरक्षाकरण के नियम का क्या आधार है? उत्तर, जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से प्रतिक्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उसे मिलता है जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उन्हें नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यही प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है।